हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10th सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। तो मैं आज की इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को डिस्कस करूँगा जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। तो इस बार 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप और 50 नंबर का जो है वो लिखने वाला आएगा। तो बहुत ही जो ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है कि फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी। फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी, इसका मुख्य कारण जो था वो क्या था। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये प्रश्न जो है पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं 2022 का पेपर है, इसमें भी ये प्रश्न पूछा गया कि फ्रांस की क्रांति जो है वो कब हुई, इसका मुख्य कारण क्या था। यह 2019 में भी आया था, 20 में भी आया था और 22 में भी आया है। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आपको इसको तैयार करके जाना है। आप देख सकते हैं ये 3 नंबर का पूछा गया था, 1.5 और प्लस 1.5 यानी 3 नंबर का पूछा गया था, लेकिन इस बार जो है वो 4 नंबर का पूछा जाएगा। तो ये प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको तैयार करके ज़रूर से ज़रूर जाना है बोर्ड एग्जाम में। तो आपको लिखना है कि फ्रांस क्रांति क्यों शुरू हुई। तो चलिए, फ्रांस क्रांति जो है 5 मई 1789 ईस्वी को प्रारंभ हुई। फ्रांस की शोचनीय आर्थिक स्थिति का मूल कारण फ्रांस की क्रांति थी। लुई 16वें की फिजूल खर्ची से राजकोष खाली हो गया था तथा देश आर्थिक रूप से दिवालेपन के कगार पे था। उसके बाद आपको लिखना है कि ऐसी हालत में शासक ने कर भार बढ़ाने के लिए नए कर लगाने का प्रस्ताव रखा, जिसका जनता में घोर विरोध हुआ। और आपको लिखना है स्टेटस जनरल अधिवेशन बुलाने के साथ क्रांति का विस्फोट हो गया। इस दृष्टि से फ्रांस की तत्कालीन आर्थिक स्थिति जो है फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण बन गई। तो फ्रांस क्रांति का जो प्रमुख कारण था वो वहाँ की आर्थिक स्थिति थी। आर्थिक स्थिति क्यों ऐसी आई? लुई 16वें के फिजूल खर्ची से। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको इसको लिख लेना है। प्रश्न यही पूछा है कि क्रांति जो है वो कब शुरू हुई, इसका मुख्य कारण क्या था। कब शुरू हुई? 5 मई 1789 में। क्यों शुरू हुई? तो आर्थिक स्थिति यानी उस समय की जो आर्थिक स्थिति थी वही फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपको तैयार कर लेना है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। जर्मनी के एकीकरण में सर्वाधिक योगदान जो था वो किसका था। तो ये प्रश्न है। तो आपको लिखना है कि मध्यम वर्गीय जर्मनी के लोगों में प्रबल राष्ट्रवादी भावनाएं विद्यमान थी। इन राष्ट्रवादी लोगों ने 1848 ईस्वी में जर्मन महासंघ के विभिन्न क्षेत्रों को एकता के सूत्र में बांधकर एक निर्वाचित संसद के माध्यम से शासित राज्य बनाने का जो है प्रयास किया। इस तरीके से आपको लिखना है। और उसके बाद में क्या लिखना है कि 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, प्रशा की 3 मुद्दों पर जीत हुई। एकीकरण की प्रक्रिया जो है और एकीकरण की प्रक्रिया जो है पूरी हुई। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, प्रशा की 3 मुद्दों पर जीत हुई और एकीकरण की जो प्रक्रिया है वो पूरी हुई। और जनवरी 1871 में जब एकीकरण हो गया, वर्साय में हुए एक समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। यानी 1848 से शुरू हुई ये सारी चीज़ें और 1871 में जो है वो कंप्लीट हुई। और जब कंप्लीट हुआ तो प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का जो है सम्राट घोषित किया। और फिर आपको लिखना है कि जर्मनी के एकीकरण में सर्वाधिक योगदान किसका था? किसका था? ऑटो वान बिस्मार्क का था। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आपको ऐसे भी तैयार कर लेना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। ऑप्शन दिया है जोसेपे गैरिबाल्डी, नेपोलियन, ऑटो वान बिस्मार्क या विलियम प्रथम। तो ऑटो वान बिस्मार्क ने प्रमुख भूमिका निभाई थी जर्मनी के एकीकरण में। आपको लिख देना इस तरीके से। और एकीकृत जर्मन का जो प्रथम सम्राट था वो विलियम प्रथम था, घोषित किया गया। ये भी पूछ सकता है कि एकीकृत जर्मनी राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन था। इसमें आप देख सकते हैं कि विलियम प्रथम ऑप्शन में दिया है। तो अगर यहाँ पूछ ले कि जर्मनी के एकीकरण के बाद जो है जर्मन राष्ट्र का जो प्रथम सम्राट कौन बना, तो विलियम प्रथम बना। तो आपको याद रख लेना है ये दोनों प्रश्नों की। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? ऑटो वान बिस्मार्क की। और उस वहाँ का सम्राट कौन बना? तो विलियम प्रथम बना। इस तरीके से आपको लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है कि ऑटो वान बिस्मार्क कौन था या क्यों प्रसिद्ध है। तो ऑटो वान बिस्मार्क जर्मन साम्राज्य का प्रथम चांसलर होने के साथ साथ तत्कालीन यूरोप का प्रभावशाली नेता था। जर्मनी के एकीकरण में ऑटो वान बिस्मार्क की प्रमुख भूमिका थी, इसलिए वो प्रसिद्ध है। वो क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि उसने जर्मनी के
का एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो 1870 ईस्वी तक बिस्मार्क अपनी रक्त और लौह की नीति से अपने देश की राष्ट्रीयता एकता के लिए अनेक जीत हासिल की। 1871 से 1890 तक बिस्मार्क राज्य के मामलों में सर्वोच्च शिखर पर था। तो 1890 ईस्वी में उसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो ये भी आपको याद रखना। तो इस तरीके से आपको लिखना है कि ऑटो वान बिस्मार्क कौन था। तो ये एक जर्मन साम्राज्य का प्रथम चांसलर था, एक प्रभावशाली नेता था। क्यों प्रसिद्ध था? उसने जर्मनी का एकीकरण किया था। तो ऑटो वान बिस्मार्क को आपको याद रखना। देख सकते हैं ऐसे ही प्रश्न आया है, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जा सकता है, ऑटो वान बिस्मार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है कि इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए या इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में समझाएं। तो अभी पीछे हमने जर्मनी का एकीकरण देखा था और अब जो है इटली का एकीकरण है। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये भी है, तो ये भी आपको तैयार कर लेना। तो इटली के एकीकरण की प्रक्रिया 18वीं शताब्दी में शुरू हुई। इस प्रक्रिया का जो विवरण है वो निम्नवत है, यानी इसका भी जो एकीकरण है वो 18वीं शताब्दी से शुरू हुआ। तो इस तरीके से आपको लिखना है कि इस समय इटली अनेक वंशानुगत राज्यों व बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। दूसरा यह है कि इटालवी भाषा संपूर्ण इटली में नहीं बोली जाती थी। अनेक स्थानों पर इनके अनेक रूप प्रचलित थे। इसका विवरण आपको बताना है। और फिर आपको लिखना है कि 1830 ईस्वी के दशक में जियोसेप्पे मैत्सनी ने इटली को एकीकृत करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयास किया और इसने यंग इटली नामक गुप्त संगठन स्थापित किया। 1831 ईस्वी और 1848 ईस्वी में जो क्रांतिकारी विद्रोह में असफल हुए, उनके कारण इटालवी राज्यों में एक बिखराव आ गया, जिन्हें संगठित करने के लिए सार्डिनिया, पिडमांड, विक्टर इमैनुएल द्वितीय आ गया है। ये आपको नाम याद रखना है। फिर आपको लिखना है कि 1859 ईस्वी में सार्डिनिया पिडमांट ने ऑस्ट्रिया को पराजित किया। इस युद्ध में गैरीबाल्डी के नेतृत्व में अनेक सैनिकों ने भाग लिया। तो ये आपको लिखना है। इस तरीके से पूरा जो प्रोसेस है पूरा आपको विवरण इसमें दे देना है कि इसका जो प्रक्रिया है वो 18वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ, क्या क्या था, पूरा आपको ऐसे ही लिखकर बता देना है उस टाइम पे। चलिए अब आपको लिखना है कि 1861 में विक्टर इमैनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया और 1870 में यह एकीकरण जो है वो पूर्ण हुआ। यानी 18वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था और 1870 में जाकर जो इटली का जो एकीकरण है वो क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, यानी पूरा हुआ। तो इस तरीके से आपको लिखना है। तो ये हो गया आपका चौथा प्रश्न। अब हम पांचवें जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है उसकी ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न ये है कि असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया। इसका विवरण गांधी जी ने अपनी किस किताब या पुस्तक में किया है। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपको लिखना है कि गांधी जी का असहयोग आंदोलन पूर्णतया अहिंसक था, लेकिन देश में इसकी व्यापकता बढ़ने के साथ ही इसमें हिंसा की वृद्धि हुई। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर के चौरी चौरा में हिंसक भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिसमें कई पुलिस वाले जलकर मर गए। इसी घटना से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो गांधी जी ने इस घटना का वर्णन अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में किया है। तो असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया गया, इसका प्रमुख कारण ये था, जो गांधी जी थे वो अहिंसक थे, यानी उनका जो आंदोलन था वो अहिंसक था। लेकिन 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा की घटना से हिंसा ज़्यादा बढ़ गई। उसमें क्या हुआ था, थाने में आग लगा दी, इससे कई पुलिस वाले जलकर मर गए। इससे बहुत ज़्यादा हिंसा बढ़ने लगी और इसीलिए गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन था उसको वापस ले लिया। इसके पीछे कारण यही था, हिंसा बढ़ने लगी थी, इसीलिए इसी को वापस ले लिया था। चलिए छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि रॉलेट एक्ट क्या था, उसका विरोध कैसे किया गया। तो रॉलेट एक्ट के माध्यम से सरकार को राजनीतिक गतिविधियों का दमन करने वाले और राजनीतिक कैदियों को 2 वर्ष तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन से इस कानून का जो है वो विरोध किया। किस आंदोलन से? सत्याग्रह आंदोलन से आपको लिख देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपको लिखना क्या है, फिर आपको लिखना है कि इसी कानून के विरोध के चलते जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो है वो घटना हुई।
घटना हुई, लेकिन आंदोलन में हिंसा शामिल होने पर गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया। तो जैसे ही हिंसा होती थी, हिंसा बढ़ती थी, गांधी जी आंदोलन को वापस ले लिया करते थे। तो इस तरीके से आपको लिख देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। तो ये 6 प्रश्न जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे वो मैंने बताया। अब हम बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि पूना पैक्ट क्या था, इस पर किसके हस्ताक्षर हुए, उनकी 2 शर्तों का उल्लेख कीजिए। तो पैक्ट का मतलब होता है समझौता। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ये समझौता क्या था। तो ये एक समझौता था जो कि भीमराव अंबेडकर जी और महात्मा गांधी जी के मध्य हुआ था। तो आपको लिखना इस तरीके से है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, थोड़ा आपको बड़ा लिखना है क्योंकि इस बार जो है वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय आएगा। तो आपको थोड़ा सा बड़ा लिखना है, छोटा प्रश्न नहीं लिखना है। इस तरीके से आपको लिखना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र के प्रश्न पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ उनका काफ़ी विवाद हुआ। जब ब्रिटिश सरकार ने, चलिए आपको दिखाता हूँ कि जब ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर जी की मांग मान ली तो गांधी जी, आपको यहाँ पे लिखना है मान ली तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। उनका मत था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था से समाज में उनकी एकीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। अंततः अंबेडकर ने गांधी जी की राय मान ली और 1932 में एक पैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए जिसको हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। तो पूना पैक्ट बेसिकली था, पैक्ट का मतलब ही समझौता होता है। तो भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के मध्य में एक समझौता हुआ और उसी समझौते को यानी पैक्ट को पूना पैक्ट कहते हैं। ये जो समझौता हुआ था पूना में हुआ था, इसीलिए हम इस समझौते को पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। ये आपको लिख देना। अब प्रश्न ये भी पूछा है कि उनकी 2 शर्तें लिखी हैं, कौन कौन सी 2 शर्तें हैं। चलिए तो आपको ऐसे लिखना है, पूना पैक्ट की 2 शर्तें जो हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है कि प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों के दलितों के लिए आरक्षित सीटें। तो इस पैक्ट के तहत प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गई। क्या हो गई? आरक्षित सीटें जो हैं वो मिल गई। और फिर दूसरा क्या है, दूसरा आपको लिखना है इस तरीके से कि सेकंड है कि आरक्षित सीटों का बढ़ाना। यद्यपि ये भी लिख देना है, यद्यपि उनके लिए मतदान सम्मान निर्वाचन क्षेत्र में ही होता है, सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में ही होता है। फिर दूसरा क्या था कि आरक्षित सीटों का बढ़ाना। तो इसके तहत दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय मंडलों में 71 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 147 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों का 18% कर दी गई। तो जो मतलब 2 शर्तें थीं, प्रश्न यही था आपका कि पूना पैक्ट क्या था, इस पर किसके हस्ताक्षर हुए, उनकी 2 शर्तों का उल्लेख कीजिए। तो ये 2 शर्तें कौन कौन सी हैं उन्हीं को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, दिखाया है, आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। तो प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों के लिए दलितों के लिए आरक्षित सीटें, एक तो ये था शर्त, और दूसरा शर्त क्या था कि आरक्षित सीटों का बढ़ाना। तो इसके तहत ये चीज़ आपको लिख देनी है। अब 8वां प्रश्न जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो 8वां प्रश्न ये है, 8वां क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी के योगदान का मूल्यांकन करिए। या ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में महात्मा गांधी जी के योगदान का जो है वो मूल्यांकन करिए। तो आपको लिखना है, कैसे लिखना है कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में महात्मा गांधी जी के योगदान का विवरण जो है वो निम्नवत है। पहला आपको डालना हेडिंग चंपारण आंदोलन। तो जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे। 1917 में इन्होंने बिहार के चंपारण का दौरा किया और दमनकारी बागान व्यवस्था के विरुद्ध किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। तो पहला इनका जो आंदोलन था वो चंपारण आंदोलन ही था। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रथम आंदोलन उन्होंने कहाँ पे किया था, तो बिहार में किया था। वो कौन सा आंदोलन था, तो चंपारण आंदोलन था। यही प्रथम गांधी जी का आंदोलन है। चलिए दूसरा आपको डालना है खेड़ा आंदोलन। इसके बाद का जो आंदोलन था वो खेड़ा आंदोलन था। तो लिखना है कि बिहार के चंपारण के बाद 1918 में ईस्वी में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ गुजरात के खेड़ा में सबसे बड़ा किसान आंदोलन किया। ये भी आपको लिख देना है। चलिए फिर आपको हेडिंग डालना है असहयोग आंदोलन। तो जनवरी 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी ने अपने 78 सहभागियों के साथ साबरमती से दांडी तक यात्रा करके नमक बनाया और अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ा। 1931 में गांधी जी ने लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। ये भी आपको लिख देना है। फिर हम बढ़ते हैं पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर।
तो सितंबर 19 पूरा आपको हेडिंग डालकर लिख देना अच्छे से। हेडिंग डालेंगे तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। तो सब कुछ जो भी आपको पर्म लगे उसको आपको लिख देना है। तो इस तरीके से लिखना है। पुनः पैक्ट पर हस्ताक्षर। सितंबर 1932 में गांधी जी ने अम्बेडकर के साथ पुनः पैक्ट पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत प्रांतीय और केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें जो है मिल गई, ये चीज़। फिर है सत्याग्रह आरंभ करके जो है मतलब वो किया। तो महात्मा गांधी जी ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। 1942 में क्रिप्स मिशन के विरोध स्वरूप भारत छोड़ो आंदोलन जो है शुरू किया गया। 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया और अंतरिम सरकार का जो है वो गठन हुआ। फिर लास्ट में आपको डालना है देश की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ कंट्री। देश की स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 में देश स्वतंत्र हुआ, लेकिन विभाजन से उपजी हिंसा में गांधी जी नोआखली में दंगों को शांत कराते रहे। 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी। तो इस तरीके से लास्ट में ये भी आपको बता देना है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। चलिए फिर प्रश्न यह है कि नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ किया गया था, उसका संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो ये लघु उत्तरीय में पूछा जा सकता है प्रश्न। तो आपको लिखना है कि महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में तत्कालीन वायसराय इरविन को 11 सूत्रीय मांगों वाला एक प्रपत्र लिखा कि यदि उनकी मांगें 11 मार्च तक नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छोड़ देगी, और इन्होंने ऐसा ही किया। अपने 78 सहभागियों के साथ वे साबरमती से दांडी पहुंचे और नमक बनाकर कानून तोड़ा। तो ये आपको लिख देना है। फिर ये है कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर प्रकाश डालिए। तो मैंने पूरा बता ही दिया कौन कौन सत्याग्रह थे। चंपारण था, खेड़ा था और अहमदाबाद सत्याग्रह था। तो मैंने चंपारण बता दिया, खेड़ा भी बता दिया, आपको इसको लिख लेना है। तो इस वीडियो में मैंने 10 जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो डिस्कस किए हैं, और अगली वीडियो में जो 10 और जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है वो डिस्कस करूंगा। तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वही उस वीडियो में लिया है। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और लिख लीजिए ईजिली। इस तरीके से आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका और लिख लेना है इस तरीके से।